लास्ट क्लास में हमने हेनरी लॉ किया था। हेनरी लॉ में हमने किया था सॉल्यूशन किस तरह का था, गैस इन लिक्विड वाला। मैम आप म्यूट हो। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने हेनरी लॉ किया था, उसमें हमने किया था गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड किया था। तो अभी जो है हमने करना है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड कराने से पहले कुछ चीजें हैं वो क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी को जो है अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है, अब आप खुद सोचिए, आप चीनी को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वही मैं चीनी को आपको डिसॉल्व करने के लिए पेट्रोल का ऑप्शन दूं तो क्या सॉल्युबिलिटी सेम होगी चीनी की? नो मैम। नहीं ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो अगर आप किसी सॉलिड चीज को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है, पहली चीज तो डिपेंड करती है कि आप कौन सा सल्यूट यूज कर रहे हैं या कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखें, चीनी है, सेम सल्यूट है, लेकिन अगर सॉल्वेंट अलग अलग हो, जैसे एक वाटर हो और एक जो है पेट्रोल हो, तो दोनों में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। सिमिलर वे अगर आप पानी लेते हैं, पानी में अगर आप चीनी डालते हैं और दूसरे ग्लास में पानी में आप सॉल्ट डालते हैं तो पानी चाहे सेम है, सॉल्वेंट सेम है, लेकिन क्या है, सल्यूट चेंज होने से सॉल्युबिलिटी भी जो है वो डिफरेंट होती है। इट मींस जो है सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड की इन अ लिक्विड, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ज्यादातर ऐसा होता है, जो कंसेप्ट होता है वो होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। मीन जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। अब जैसे जो चीनी है वो पेट्रोल में नहीं डिसॉल्व होती ना, तो ऐसे ही अगर आप देखें, आप किसी अगर हम सॉलिड की किसी की भी बात करते हैं तो पोलर जो चीज है, जैसे सॉल्ट है, वो आयनिक है, तो वो आपके पानी में घुल जाएगा। पानी की एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है, एक वर्ड आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसे मैं लेमन टर्म्स में बताऊंगी, इसका हाई होता है पानी का, हाँ इसीलिए जी ये जी। सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्यों होता है? ये अगर आप ध्यान, अगर यहाँ पे मेरे पास वो डायग्राम नहीं है, अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए जैसे एक बच्चा उस दिन भी पूछ रहा था कि भाई पानी को ही सॉल्वेंट, पानी इसलिए है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत हाई होता है। मीन जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, आप सॉलिड लेते हैं तो ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम, मतलब इसमें कटायन और जो अनायन है, कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों साथ में है, पूरा क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। लेकिन बेटा जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, अब आपको ये पता है कि जो कटायन होता है बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो आपका अनायन है वो नेगेटिवली चार्ज है, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो कहीं भी Na+ होगा वो ढूंढने की, Cl- को ढूंढने की कोशिश करेगा और उसके साथ अट्रैक्ट होकर दोबारा से जुड़ जाएगा। पर क्या होता है, जब आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो आयंस होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखो, आप अभी भी ये सोच सकते हो कि मैम अलग अलग कैसे हुए, Na+ भी उसी पानी में प्रेजेंट है और Cl- भी, तो ये आपस में क्यों दोबारा से अट्रैक्ट नहीं होते हैं? वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि देखिए ये जो Na+ या Cl- है, इसके आसपास क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो घेरा बना लेते हैं। तो इनके आपस में, और एक तरह से ये लेमन टर्म्स में बता रही हूँ, वो मैं अब आपको दिखा भी दूंगी, वो डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आएगा। मीन उसके आसपास घेरा बना लेते हैं क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो काफी हाई होता है, तो वो इन दोनों को दोबारा से पैचअप नहीं होने देते हैं। मतलब इनके बीच में दोस्ती नहीं होने देते हैं कि Na+ को, उसका जो चार्ज है, प्लस को Cl- को अट्रैक्ट करने से थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि ये क्या करें, इन्होंने बीच में उसको अपने आसपास, उसके आसपास क्या कर लिया है, घेरा बना लिया है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो सोडियम के आसपास आकर लग गए हैं। तो इसकी वजह से ये जो दोनों है, कटायन और अनायन, पानी के अंदर ये क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं,
और जो आयंस हैं वो सेपरेटेड रहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस, है ना। अगर आप वो सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो बीच में कोई पानी नहीं होता है, तो वो ये Na+ और Cl- क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है ना, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। मोस्टली चीजें जो होती हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। इवन हमारी बॉडी में भी जितनी भी चीजें, जो भी रिएक्शंस, जो भी चीजें होती हैं, ऑलमोस्ट वाटर में ही होती हैं, है ना। तो पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन एबल टू डिसॉल्व पोलर, जो है दे गेट डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। अब पानी के अंदर अगर आप मान लीजिए नॉन पोलर कोई चीज है, कोई अगर आप मान लीजिए घी है, वो नहीं आप डिसॉल्व कर सकते, ठीक है। देन दूसरा, अभी तो हम बात कर रहे हैं वैसे सॉलिड इन लिक्विड की, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, न्यूमेरिकल तो बात की बात है। दूसरा बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कि जब आप किसी चीज को, आप मान लीजिए आप चीनी है, आप उसको पानी में घोल रहे हैं, अगर पानी ठंडा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, आपको ज्यादा टाइम लगता है चीनी को पानी में डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर वही आप पानी थोड़ा सा गर्म ले लें, या मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे ले लें, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर और गर्म ले लें तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो चीनी है घोल सकते हैं। सपोज आपने 3 ग्लास पानी के लिए लिए, एक आपने 0 डिग्री पे ले लिया, और एक आपने रूम टेम्परेचर पे ले लिया, और एक आपने 80 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया। अब मैं आपको कहती हूँ इसमें चीनी घोलना स्टार्ट कर दो, तो आप मुझे ये बताइए किसमें चीनी ज्यादा घुलेगी। मतलब एक ऐसी स्टेज 80 डिग्रीज। 80 पे, मतलब क्योंकि क्या होगा, आप ठंडे पानी में डालेंगे, थोड़ी चीनी डालेंगे, थोड़ी बहुत घुल जाएगी कुछ, फिर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। वो भी बताऊंगी सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है दोबारा से। फिर अगर आप रूम टेम्परेचर पे डालेंगे, उसमें मान लो सपोज आपके 4 चम्मच चीनी के घुल गए, फिर चीनी बाद में घुलना बंद कर देगी। ये आपने वैसे 11th में पढ़ा था, असल में चीनी घुलना बंद नहीं करती, इक्विलिब्रियम आ जाता है। जो चीनी हम डालते हैं वो घुलती जाती है, उतनी ही क्वांटिटी की जो चीनी है वो क्या होती है, वो वापस आती रहती है। तो वो इक्विलिब्रियम वाला किया था, पर वो कंसेप्ट नहीं हम यहाँ करेंगे। फिर बेटा अगर आप बात करें 80 डिग्री पे, तो सपोज आपने रूम टेम्परेचर पे 4 चम्मच चीनी डिसॉल्व कर पाए, ये मैं वैसे बता रही हूँ लेमन टर्म्स में, ये ना सोचिएगा सिर्फ क्या पता 4 से ज्यादा भी डिसॉल्व हो जाती हो या उससे कम भी, मैं वैसे बता रही हूँ। तो 80 पे आप जो है ज्यादा चीनी घोल पाएंगे, मीन मान लो लेट अस सपोज आप 4 से तो ज्यादा ही, मीन 8 चम्मच स्पून लगा लीजिए, यू कैन एबल टू डिसॉल्व। तो इसका मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मीन। लेकिन बेटा यहाँ पे ना हम ये नहीं कहेंगे, ये तो चीनी की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप कभी कभी देखेंगे ना, जैसे अगर हम लैब में जब आप आएंगे, NaOH बेटा सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता है। NaOH सॉलिड होता है। ये जो आपको लैब में मिलता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये NaOH को पानी में डिसॉल्व किया होता है। तो जब मैं NaOH सोल्यूशन बनाती हूँ ना, अगर मैं NaOH के जो क्रिस्टल्स हैं, जो उसके उसको अगर मैं पानी में डालती हूँ, तो क्या होता है, पानी अगर आप उस बीकर को हाथ लगाएंगे, पानी गर्म हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सो या एंडो? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, क्योंकि आपकी जो एक्सोथर्मिक। हीट है वो रिलीज हुई। और इसी तरह से अगर बेटा मैं KCl को अगर मैं पानी में डालती हूँ ना, पानी में घोलती हूँ, तो आप देखेंगे बीकर ना ठंडा हो जाता है, जैसे बर्फ का पानी होता है ना, उस तरह से ठंडा हो जाता है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं, तो प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक और इट कैन बी एक्सोथर्मिक। और मैंने आपको बताया जब भी हम चीनी को पानी में, अभी चीनी का एग्जांपल दिया था, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है ना जब चीनी घुलना बंद कर देती है, तो मतलब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम वाला होता है। मीन अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्रोसेस इट कैन बी एंडोथर्मिक और इट कैन बी एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब हीट जो है एब्जॉर्ब हो गई, मतलब आपने कोई चीज पानी में डाली और वो पानी ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हुआ, उसकी हीट कहीं चली गई, अंदर घुस गई, है ना। एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब कर ली उसने हीट, और बाहर हमें क्या लगा कि ठंडा है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है,
कि एक्सो में मैं कह रही हूँ हीट निकल रही है तो बच्चे सोचते हैं, कई इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो एंडो का मतलब है वो पानी ठंडा हो गया बाहर से। तो ऐसे केस में अब आप खुद सोचिए, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है? घटता है। घटता है। और अगर एंडोथर्मिक में ही हम बैक चलें, मतलब अगर हम दोबारा से चीनी और पानी को, सपोज चीनी का एग्जांपल नहीं है वैसे तो, मीन अगर हम सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर दें तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोसेस, हाँ ये रिवर्सिबल है, बताया तो है अभी इक्विलिब्रियम वाला। तो इक्विलिब्रियम में आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था ना चीनी का, ये 11th में भी किया था। आप चीनी को पानी में घोलते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जब वो घुलना बंद कर देती है, तो वही होती है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की, भाई वही होती है कि कितना मैक्सिमम घुल गया, उससे ज्यादा नहीं घुलेगा। अब आप चीनी जब भी डालेंगे वो चीनी तो घुलेगी लेकिन उतनी ही चीनी बाहर आ जाती है। ये इक्विलिब्रियम में होता है प्रोसेस, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अब आप क्या करें, आप टेम्परेचर बढ़ा दें, आप बढ़ाएं, आप मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? क्योंकि आप बढ़ा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जहां डिक्रीज करे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक, उसमें अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। अब बारी आती है जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, जिनमें अगर आप किसी चीज को डालते हैं तो जो टेम्परेचर है वो आपका बाहर से गर्म हो जाता है। तो बेटा अगर गर्म हो जाता है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है, और बैकवर्ड में डिक्रीज करता है। अब आप क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सपोज आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आपका उल्टा काम करेगा। तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड, मतलब जहां टेम्परेचर घटे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसका उल्टा काम करेगा, आपके असर को जो है वो कम करने के लिए। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बाय अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये आपने जरूर लिखना है, बाय अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए, गैस इन लिक्विड जो पीछे किया था वो तो हमेशा ही जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और इसी तरह से डिसाइड होता है कि भाई आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है। अब आता है बेटा, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या असर होगा। अब आपने जब हेनरी लॉ किया था तो उसमें तो क्या था, उसमें गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे। अब आपको ये पता होना चाहिए, गैस के केस में, जो गैस होती है उस केस में प्रेशर का काफी सिग्निफिकेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप गैस को प्रेशर लगाकर क्या कर सकते हैं, उसका जो प्रेशर इंक्रीज कर कर उसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। प्रेशर के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी स्पेस होता है। यस। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके पास अगर सॉलिड है, मतलब ये मैं अभी इस कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं पूछ रही, जर्नल पूछ रही हूँ। अगर आपके पास सॉलिड है, क्या, देखिए स्पंज की बात नहीं हो रही है, स्पंज में बीच में एयर होती है ना, उसकी बात नहीं हो रही, नॉर्मल सॉलिड की बात हो रही है। हाँ, ये भी बात नहीं हो रही है कि आप उसको क्रश कर कर जो है चीनी को क्रश कर कर आप पाउडर बना देंगे, चलो पाउडर बन गई। जो सॉलिड है, ठीक है, वो बीच में स्पेस है इस वजह से। बाकी अगर मान लीजिए सॉलिड है, आपका कोई पाउडर ही है, क्या आप उसको और दबाव लगाकर, प्रेशर लगाकर क्या उसको कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसके वॉल्यूम को? नो मैम। नो मैम। नहीं कर सकते No, ना, ma'am. प्रेशर का कुछ खास असर नहीं होता है। तो इसी तरह से ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। मैंने कल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सेंड करी थी, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है कि Yes, ma'am. जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का, मतलब इनमें से किस चीज का असर नहीं होता है। तो बेटा ध्यान रखना है, प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड
हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो सॉलिड दे, रिजिड होता है। हाँ, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, क्योंकि भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनका वॉल्यूम, लिक्विड के केस में आप थोड़ा कर सकते हैं पर सिग्निफिकेंटली नहीं कर सकते हैं। मतलब आप यू कैन नेग्लिजिबल चेंज होता है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है अगर आप ना के उसको बराबर। ना के बराबर। तो जब वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आप, इनका वॉल्यूम ज्यादा नहीं घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं प्रेशर को चेंज कर कर। दे रिमेन प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड। प्रैक्टिकली की बात हो रही है, प्रैक्टिकली मतलब अगर हम आमतौर पे देखें, अगर कोई चेंज होता भी है तो ना के बराबर होता है, जिसका हमसे कोई मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो क्या है, इस वजह से प्रेशर का कोई असर नहीं होता है जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, या तो मैं जर्नली आपको बोल दूं सॉलिड इन लिक्विड पे, या मैं कोई आपको खास एग्जांपल दे दूं, मैं कह दूं शुगर इन वाटर में प्रेशर का क्या असर होता है। तो सेम चीज है यहाँ पे, आप अपना माइंड लगाइए, भाई शुगर इन लिक्विड की बात हो रही है, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्ट इन वाटर की बात हो रही है, इट मींस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ टाइप सॉलिड इन लिक्विड, है ना। तो प्रेशर का कोई भी असर नहीं होता है। देन जो है ना, नेक्स्ट आता है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप एक ग्लास ले लीजिए पानी का, रूम टेम्परेचर पे ले लीजिए, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डिसॉल्व कीजिए बाय द एड ऑफ स्पून, स्पून का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आप देखेंगे चीनी घुल जाएगी, अब आप उसमें और चीनी डालिए, वो चीनी भी घुल जाती है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप, या चीनी की जगह सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट जल्दी घुलता है तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। आप सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट आपका उस पानी में घुल जाता है, अभी और सॉल्ट डालते हैं वो भी घुल जाता है। तो ये जो सोल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा जो है सल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप और जो सल्यूट है उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपने चीनी, आप क्या कर रहे हैं, नमक डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, अब नमक घुलता जा रहा है, इट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें, मतलब आपने टेम्परेचर नहीं बदलना है, एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे सल्यूट नहीं घुलता। ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड है, ये दोनों हर तरह के सोल्यूशन के लिए यूज होता है, चाहे सॉलिड इन लिक्विड हो चाहे गैस इन लिक्विड हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब ऐसी स्टेज जब आती है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, जब अब सल्यूट और ना घुले, सल्यूट कैन बी सॉलिड और गैस, कुछ भी हो सकता है, ये जर्नल बात हो रही है। तो जब आप और ज्यादा नमक उस पानी में नहीं डाल सकते हैं, आप डालते हैं तो आपको लगता है, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता है, आपको लगता है कि अब घुलना बंद हो गया, आपको लगने लगता है ना वो इक्विलिब्रियम आ गया, तो दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये कंसेप्ट आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। अब पेपर में ये नहीं आएगा कि भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन लिख दो, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन लिख दो, या ये लिखना आ जाएगी, ये जो प्रेशर वाला मैंने कराया है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये छोटी क्लासेस में आते हैं। ये सीधा पूछ लेते हैं कि एक आपका मान लीजिए प्रेशर का क्या असर होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, तो आप लिखेंगे नो अफेक्ट, बिकॉज सीबीएसई में आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें, जो पूछा गया उस हिसाब से लिखें, तो आपको जो है मार्क्स जो है फुल मिलते हैं। नेक्स्ट ये जो है ना, ये सॉलिड सोल्यूशन, ये कहीं मेंशन था इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, इससे कुछ खास आएगा नहीं, ये वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक जगह पे ना मेंशन है सॉलिड सोल्यूशन, मान लो कोई एमसीक्यू का पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे सॉलिड सोल्यूशन बोलते हैं, सोल्यूशन हम बोलते हैं जिस ऐसा ऐसा जो सोल्यूशन जिसके अंदर बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड। ऐसा एग्जांपल कोई दे सकता है जर्नली जिसमें सल्यूट, दो चीजों को आप मिक्स करते हैं और सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों सॉलिड है। सैंड प्लस शुगर। चल, हाँ हाँ,
सॉल्ट और शुगर हो गई। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अलॉय। जितने भी अलॉय होते Yes, हैं ma'am. दे आर टाइप ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, दो तरह के सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ, दोबारा सुनिएगा, जो पिछले साल नहीं था ये था, पिछले साल जो आपका आपकी आवाज कट जो रही है अभी बहुत। भी जो आपका वो दिया हुआ है ना, बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, नेटवर्क इशू होगा। हाँ जी, अब क्या है, मैंने उसमें ना कहीं पे एक सॉलिड सोल्यूशन वर्ड लिखा है, तो हमने कहा क्या पता कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ थियरी है। दो तरह के सॉलिड सोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं आपका क्रिश, एक होते हैं आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन, दूसरा होता है आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है, आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये ज्यादातर, ये देखिए, आप खुद देखिए, हमारे पास एक क्रिस्टल है, मतलब सॉलिड का, इसमें आप खुद सोचिए, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हमने ऐसे सर्कल से लिखा है और सल्यूट को हमने इस तरह से डाकन कर दिया है। तो ये दोनों का जो साइज है, सल्यूट और सॉल्वेंट का, दोनों का जो साइज है वो क्या है, सिमिलर है, और ये आपका यहीं पे लेटिस पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। और इस तरह का सॉलिड सोल्यूशन कब मिलता है, जब आपका सल्यूट और जो सॉल्वेंट है दोनों का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है ब्रास, ब्रॉन्ज, या आपका मेटल, ये स्टील जो होता है, ठीक है, ये एग्जांपल हो सकता है। अब आता है इंटरस्टिशियल सॉलिड, इसके अंदर क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट का साइज सेम नहीं होता है, सल्यूट का साइज आप देखिए बहुत ही छोटा होता है, तो वो क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट नहीं होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। आप ये देख लीजिए, वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। ये एग्जांपल दिया हुआ है टंगस्टन कार्बाइड का, ये एक तरह का, ये भी एक सॉलिड सोल्यूशन होता है। इसमें सल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑफ मच स्मॉलर साइज देन द सॉल्वेंट, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अगर आप देखें टंगस्टन जो एटम होते हैं ये बीच में ये कार्बन के साथ अरेंज्ड होते हैं, इसके अंदर एफसीसी लेटिस होता है, मतलब आपका पैटर्न होता है, बाकी ये जो सल्यूट होता है ये आपका वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हमने अभी पीछे किया है, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है, कोई सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दो, ग्लूकोज को पानी में घोल दो, ये सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर आप अगर कुछ ज्यादा पढ़ना चाहें तो ये प्रॉपरली आपको दोबारा से इसमें बताया हुआ है, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल, तो ये मैंने आप लोगों की रेफरेंस के लिए इस नोट्स में दिए हैं, तो आप इसको रीड आउट भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे, मैम वो नेक्स्ट जो हमें homogeneous करना है वो mixture नहीं हमें, होता हाँ बेटा, सॉलिड। हाँ होमोजीनियस होते हैं, हाँ जी सारे होमोजीनियस होते हैं, तभी उनको होमोजीनियस बोला जा रहा है। जितने भी अलॉयज होते हैं अगर आप देखें, अगर आप अलॉय की बात वो करते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। आप उसमें से अलग कर सकते, नहीं वो नहीं, वो भी होमोजीनियस होते हैं, वो भी होमोजीनियस होते हैं। क्या आप अलॉय में, मान लीजिए आप ब्रॉन्ज ले लेते हैं या ब्रास ले लेते हैं, क्या उसमें से आप जो एटम्स होते हैं अलग अलग कर सकते हैं, नो मैम। होमोजीनियस कहाँ, तो No, ma'am. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का, हाँ अगर आप मान लीजिए आप रेत ले लेते हैं और रेत के अंदर आप नमक डाल देते हैं तो इट इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि आप दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। आप दोनों को पानी में घोलिए, रेत अलग हो जाएगी, जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाएगा फिजिकल मेथड से। तो ये जितने भी मैंने अभी सोल्यूशन बताए हैं, अलॉय बता, टंगस्टन कार्बाइड का बताया, ये एक दूसरे के अंदर ऐसे समा जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो अगर आप ब्रास ले लेते हैं तो उसमें पता नहीं लगता है कि कहाँ कॉपर है, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। स्टील में क्या आप जान पाते हैं कि इसमें कार्बन भी होगा या कुछ और भी होगा। तो इट मीन्स जो अलाए हैं आपके, ये जो हैं दे आर होमोजीनियस, और हम इस चैप्टर में होमोजीनियस की ही बात कर रहे हैं। अब हम अगली जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, क्योंकि हमारे कोर्स में सॉलिड इन लिक्विड ही है ज्यादा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले रॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।